वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कहते हैं फ्रेंड, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड। तो चलिए, आज आप लोगों के सामने मैं प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रहा है, एक निश्चित कारखाने द्वारा एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न ब्रांडों के टायरों की संख्या का प्रतिशत वितरण दिए गए पाई चार्ट। यानी कि फ्रेंड, आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दे रहा। पाई चार्ट में दिखाए गए बेचे गए टायरों की संख्या कुल लिख रहा 1350 लिख रहा। क्लियर है। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या निकालना है, एक साथ बेचे गए A1 और देखिए एक साथ बेचे गए A1 और फायर स्टोन टायरों की औसत संख्या, इसके साथ वो बोल रहा गुड ईयर और डनलप टायरों की संख्या के बीच अंतर क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, A1 देखेंगे। तो ऑलरेडी देख सकते हैं A1 का वैल्यू कितना 21% है। उसी पर फायर स्टोन देखेंगे तो फायर स्टोन का वैल्यू लिख रहा है 14। तो हम लोग दोनों को सम कर देंगे। क्लियर है। अब इसका क्या करें, औसत निकालना, तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी टोटल सॉल्व किया तो 35/2 आ गया। एक और बोला आप लोग का गुड ईयर, तो गुड ईयर का वैल्यू 12% है, तो 12 कर देंगे। उसी प्रकार डनलप, तो डनलप का वैल्यू 15 था, 15 कर इसका भी हम लोग औसत निकालेंगे। तो औसत निकालेगा तो ये आप लोग का 27/2 आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक का वैल्यू आ रहा है 35/2, एक का वैल्यू आ रहा है 27/2। ये दोनों के बीच का अंतर निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के बीच वैल्यू आया था 35/2 आया था, माइनस करेंगे 27/2 करेंगे। अब ये औसत में था, जो कि प्रतिशत में दिया था, तो हम लोग याद रखिए प्रतिशत में रहता है तो इसे 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए तो 35 में से 27 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 8/2 बचेगा ये परसेंट के रूप में। यानी कि मोस्टली अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग में 4% बचेगा। क्या बचेगा, 4%। और हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए कुल संख्या दिया था 1350, तो 1350 का हम लोग सिंपल में 4% निकालेंगे, यानी 4/100 करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग निकाल भी लिए होंगे। तो देखिए 4 का पार में 2 बार में आ गए 5। अब 5 को इससे डिवाइड किए, 5 दूनी 10, 3 और 5 35, यानी कि टोटल कीजिए तो 27, 27 दूनी 54 आ गया। तो राइट आंसर कीजिए तो 54 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग के बीच में क्वेश्चन आ गया बोर्ड मास का, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो बोर्ड मास को सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को 18 में से 11 गया, क्या बचेगा 7 बचेगा। 7 को 4 से गुना करेंगे 28 आ गया। क्लियर है। और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी 52 रखेंगे माइनस, देखिए 3 को भागा 18 करेंगे तो 6 + 3 करेंगे, और यहाँ पे ऑलमोस्टली देखे थे आप लोग 28 आया था। और आप लोग सॉल्व किए 52 रहेगा, हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। 6 3 9, 9 और 28 कितना होता है, ऑलमोस्टली जानते हैं 37 होता है। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 52 में से 37 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो राइट आंसर अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 15 लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल वे में जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को लाभ निकालने के लिए रामबाण फार्मूला की यूज की। देखिए सबसे पहले लाभ कितना, सॉरी क्रय मूल्य 35% अधिक था तो प्लस ले लिए। अब छूट 15% का देता है तो 15% माइनस मिलेंगे। अब प्लस माइनस माइनस होता है, फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे नीचे क्या करें 100 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल में अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 35 में से 15 को घटाएंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं क्या बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ का पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व किए तो 5.25 बचेगा। क्लियर। अब आप लोग पूरे के पूरे सॉल्व किए तो 14.75 बचेगा। अब इसे पूर्णांक में लाएगा तो 14.3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना। होपफुली आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो आप लोग को भिन्न निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो आप लोग का पहला ऑप्शन लिख रहा है 5/11, तो 5/11 को अगर तोड़िएगा तो 0.45 आएगा। उसी प्रकार 3/15 लिख रहा था, 3/15 को अगर तोड़िएगा तो वैल्यू आएगा 0.2 आएगा। उसी प्रकार अगला वैल्यू लिख रहा देखिए अगला वैल्यू आप लोग को लिख रहा 12/11, तो 12/11 को डिवाइड कीजिएगा तो मोस्टली 1.09 आएगा। क्लियर है। फिर 9/12 लिख रहा है, तो 9/12 को डिवाइड करते हैं तो 0.7 आएगा। और लास्टली अगर आप लोग देखिए 4/7 है, तो 4/7 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा। यानी कि बड़ी संख्या आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग भी जो बड़ी संख्या लिख रहा है वो 12/11 यानी 1.09। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 12/11 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि 500 रुपये को एक्स वाई जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 रेशियो y-10 रेशियो z-10 बराबर 5 रेशियो 4 रेशियो 3 है, तो एक्स वाई जेड का हिस्सा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक वर्क कीजिएगा। सिंपल वे में देखिए, सबसे पहले x-y, तो इसका अगर रेशियो देखिए तो 5 लिख रहा है, उसी में y-10 के जगह पे 4 लिख रहा है, और z-15 के जगह पे 3 लिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू को मान लेंगे। तो हम लोग क्या करें, सारे क्या पहले ए मान लेते हैं। क्या मान लें, ए, तो यहाँ भी आप लोग ए रहेगा, ए भी मान लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए x-5, तो x-5 का वैल्यू अगर देखिए तो 5 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार देखिएगा तो y-10, तो y-10 का भी वैल्यू आप लोग 4 आएगा। फिर अगर देखिए तो z-15, इसका भी वैल्यू देखिए तो 3 आएगा। क्लियर है। और आप लोग सॉल्व कीजिए। मोस्टली अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए, सबसे पहले अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू आप लोगों का खींच के आएगा। अब देखिए एक्स वाई जेड, तो तीनों का वैल्यू सब निकालिए, तो देखिए 750, तो हम लोग क्या करेंगे 750 कर देंगे माइनस, ये सॉल्व कीजिए तो 15 5 20 10 30 यानी 30 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 5 4 9 3 12 यानी कि 12 आ गया। अब देखिए सोच रहे 750 कहाँ से आ गया, तो देखिए सिंपल में मैं क्या किया हूँ, देखिए ये एक्स वाई जेड है, ये तीनों का सम होगा, और तीनों का सम ऑलमोस्टली देख से 750 लिख रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 750 में से 30 को माइनस कीजिए, तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 720 आएगा। तो 720 का वैल्यू लिख रहा 12 ए के बराबर। अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो 12 का पारा में 720 आएगा 60 बार में, तो ए का वैल्यू आप लोग का आएगा 60। क्या आएगा फ्रेंड, 60 आएगा। अब आप लोग को निकालना किसका था, एक्स वाई जेड का, तो होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालेगा तो देखिए 5a प्लस 5 करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना था 60 था, तो हम लोग क्या करेंगे 60 को देखिए। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू अगर निकाले होंगे तो इक्वेशन क्या करें 5a प्लस 5 कीजिएंगे। उसी प्रकार वाई का निकालेगा तो आप लोग लिखिएगा 4a प्लस 10 लिखिएगा। वही जेड का वैल्यू निकालेगा तो 3a प्लस 15 कीजिएगा, और आप लोग सॉल्व कीजिए। तो पहला को अगर आप लोग सॉल्व किए तो देखिए ए का वैल्यू जहाँ जहाँ, यानी कि आप लोग ऑलमोस्टली देखिए था ए का वैल्यू मैं 60 लाया था, तो जहाँ जहाँ ए है आप लोगों को 60 पुट करना है। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 120 बचे, 120 आप 5 125 आएगा, सॉरी 12 25 साढ़े यानी 6 यानी 305 आएगा। पहला का क्या आएगा 305 आएगा। उसी प्रकार सेकेंड कीजिएगा तो 250 आएगा, थर्ड आएगा तो 195 आएगा। तो ये आप लोग का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 100 kg द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। वाहन को 1/10 सेकेंड में रोकने के लिए कितनी के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप लोग को सिंपल में आप लोग गति का पहला समीकरण पढ़े हैं, गति का पहला समीकरण के अनुसार पढ़े होंगे। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अंतिम वेग नहीं दिया तो अंतिम वेग कुछ नहीं तो हम लोग 0 मान लेंगे, और प्रारंभिक वेग दे रहा 5 लिखा, तो 5 लिख देंगे। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप लोग को निकालना है, टाइम देखिए तो 1/10 लिख रहा, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक्सेलरेशन का यहाँ से वैल्यू निकालेगा तो -50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, -50 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। क्लियर है। लेकिन आपको निकालना क्या, बल है, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ma होता है। क्या होता है, ma होता है। अब देखिए m का वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो 100 kg था, तो हम लोग क्या करेंगे 100 kg लिख देंगे। अब 100 के हम लोग किससे डिवाइड, -50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग भी जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, लेकिन राइट आंसर आएगा 5000 न्यूटन। कितना आएगा 5000 न्यूटन। अब माइनस जो होता है, माइनस ये शो कर रहा है कि आपका ये विपरीत दिशा है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, एक व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जाती लिफ्ट में एक सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछालता है। कितने समय के बाद गेंद उसके हाथ में वापस लौट आएगी। तो देखिए इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन रहता है, देखिए सबसे पहले लिख रहा एक व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार के साथ त्वरण से जाते हुए लिफ्ट में यानी कि ऊपर जा रही है। ऑलमोस्टली देखिए आप लोग को A1 निकालेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्टली आप लोग को पढ़ाए थे G + 1 कीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए G का वैल्यू में क्या होता है 10 होता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा तो प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 2 दिया था, तो A डैश का वैल्यू निकालेगा तो 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा लिख रहा क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उछलता है तो सिक्के कितने समय के बाद वापस लौटेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जब भी रखें तो हम लोग भी निकालेंगे, तो ऑलमोस्टली भी बराबर क्या था u + at, तो एक हम लोग A1 करेंगे टी करेंगे। क्लियर है। अब देखिए u भी का वैल्यू कुछ नहीं तो 0 मानेंगे। अब देखिए u इनिशियल वेलोसिटी 20 लिख रहा था, प्लस नहीं ऊपर जाता है तो क्या होता है ये माइनस होता है, तो फिर हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए A डैश का जो वैल्यू लाए थे हम लोग कितना लाए थे, अभी आप लोग को भी बताया था 12 लाए थे, तो 12 कर देंगे, और टी
तो टी का वैल्यू आप लोगों के बीच में नहीं दिख रहा, तो टी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ऑलमोस्टली अगर टी का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग के बीच में आएगा 5/3। क्या आएगा? 5/3 आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें से? बोला कितने समय बाद गेंद उसके हाथ में वापस लौटेगा। तो यहाँ पे लौटने के लिए बोला, तो सिंपल है, मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। ऊपर जाने में लगा समय और नीचे गिरने में लगा समय दोनों आप लोग का इक्वल होता है, यानी कि 5/3 होगा। क्या होगा? 5/3 होगा। अब देखिए ऊपर ये देखिए, ये कोई वस्तु ऊपर जा रहा है, ये कोई नीचे आ रहा है। तो देखिए ये टी था, ये टी था, तो टोटल टी अगर निकाले तो 2t होगा ना। ये तो 2 रहने दिया। टी का ऑलमोस्टली अभी वैल्यू में क्या निकाला था? तो 5/3 निकाले थे। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो आप लोग बीच में आएगा 3.3 सेकेंड। तो 3.3 सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर अगर जाएगा तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोगों के सामने ये रहा। गतिज ऊर्जा गुणांक म्यू के तथा सीमांत गुणांक घर्षण गुणांक म्यू एस के बीच संबंध क्या होता है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, हमेशा याद रखिएगा। गतिज घर्षण गुणांक और सीमांत घर्षण गुणांक जो होता है के मध्य जो रिलेशन होता है, देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा का निकालना चाहते हैं गुणांक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का गुणांक जो होता है वह स्टैटिक कंपेरिजन में हमेशा याद रखिएगा। स्टैटिक जो घर्षण होता है, सॉरी, वो हमेशा मैक्सिमम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि ये हमेशा अधिक होता है। क्लियर है? इसके अनुसार याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का जो गुणांक होता है वह सीमांत घर्षण के गुणांक से कम होता है। ज़्यादा क्या होता है? सीमांत वाला ज़्यादा होता है, यानी सीमांत घर्षण जो होता है वह अधिक होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग स्थैतिक घर्षण के बारे में। सबसे पहले जब देखिए स्थैतिक घर्षण होता क्या, देखिए स्थैतिक घर्षण वह अधिकतम देखिए अधिकतम सॉरी सबसे पहले स्थैतिक घर्षण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान होता है जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाला होता है, यानी कि कोई वस्तु गति को प्रारंभ करने वाला होता है तो उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा स्थैतिक घर्षण बल के महत्तम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिए स्थैतिक घर्षण जो होता है, लिख देता हूँ मैं, देखिए स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, अधिकतम यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम जो मान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा घर्षण बल जो होते हैं वो अभिलंब के समानुपाती होते हैं, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब यहाँ से आप लोग फार्मूला निकाले तो एफ इज देखिए यहाँ पे इस टाइप से क्लियर कीजिए। क्लियर है? और यहाँ जो म्यू लिख रहा हूँ मैं घर्षण गुणांक होता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे ऑलमोस्टली आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है। गियर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ गियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑप्शन लिख रहा है देखिए घूर्णन की चाल में वृद्धि के लिए। तो ऑलमोस्टली आप लोग बाइक चलाते हैं या किसी भी चीज़ को यूज करते हैं टॉर्क वगैरह में, तो हमेशा देखते हैं घूर्णन की चाल के बढ़ाने के लिए गियर का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर सेकंड लिख रहा है बल आघूर्ण में वृद्धि में, बिल्कुल टॉर्क में हम लोग को वृद्धि के लिए करते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिए तो 1 और 2 आप लोग का सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? सबसे पहले बोला दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच बल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें हमेशा याद रखिएगा ये 3 गुना होगा। देखिए इसके लिए मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ। दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। इसके लिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला पढ़े होंगे। तो एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? F1 लिखिएगा तो आप हम लोग पढ़े हैं जी होता है, फिर m1 इंटू m2 होता है, m1 इंटू m2 बाई क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? आर स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? और हम लोग क्या बोल रहा सॉरी दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना करते हैं। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे जब कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 3m1 कीजिएगा बिल्कुल, और यहाँ पे एक और क्या कीजिएगा 3m2 कीजिएगा। देखिए 3m2 करेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग कीजिएगा तो देखिए 3 3 क्या होगा 9 आ जाएगा, तो 9 लिखा जाएगा m1 इंटू m। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं देखिए सिंपल में याद रखें ये आप लोग का देखिए सिंपल में ये m1 जो था पहला था और m2 क्या था सेकेंड वाला था। तो यहाँ पे बोला दोनों को 3 गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑलरेडी जी तो रहेगा ही, ये m के पे हम लोग क्या करेंगे 3m1 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3m2 कर देंगे बाय आप लोग को ऑलमोस्टली आर स्क्वायर रहेगा ही। क्लियर है? अब यहाँ से सॉल्व किए तो देखिए 3 3 जा 9, 9 को हम लोग कैंसिल बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर बच रहा। क्लियर है? अब एक चीज़ फोकस कीजिएगा आप लोग, देखिए ये जो इक्वेशन है जस्ट लाइक सेम इक्वेशन ये आ गया, यानी कि आप लोग का क्या बच गया 9 बच गया और यहाँ पे क्या बचा f बच गया। तो यानी कि सिंपल समझ ये कितना गुना हो गया 9 गुना हो जाता है, तो बल 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सदिश राशि है। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें जिसमें आप लोग का मैग्नीट्यूड यानी कि एम के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोग का डायरेक्शन होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दूरी, तो दूरी में फ्रेंड्स आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, दूरी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो कैंसिल कर सकते हैं। चाल में भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, कैंसिल कर सकते हैं। वेग में आप लोग का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो राइट आंसर वेग आप लोग का सही होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं वेग का। तो फ्रेंड वेग का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, विस्थापन बटा समय होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका SI मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन का मीटर होता है, समय का होता है सेकंड, तो इसका विस्थापन मीटर समय यानी मीटर प्रति सेकंड इसका SI मात्रक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग को परमानेंट माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले 9 18 बढ़ रहा है, तो देखिए सबसे पहले 9 में क्या जोड़ेंगे कि 18 आएगा, तो आप लोग सिंपल में हम लोग यहाँ पे क्या क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 9। अब देखिए 18 में 33, तो 18 में क्या जोड़िएगा कि 33 आएगा, तो ऑलमोस्टली 33 में से 18 घटाइएगा तो ये 15 जोड़ रहा है। क्लियर है। फिर देखिए 33 में क्या जोड़ेंगे कि 42 आएगा, तो ऑलमोस्टली 9 जोड़ेंगे। फिर 42 में क्या जोड़ेंगे कि 57 आएगा, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे 15। तो देखिए शुरू में 9 जुड़ रहा, फिर 15, फिर 9, फिर 15, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 57 में 9 जोड़ेंगे, तो ऑलमोस्टली अगर 9 जोड़िएगा तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कुछ संगीतकार गिटार वादक है, कुछ संगीतकार गिटार वादक है, सभी गिटार वादक कलाकार है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आप लोगों को क्या आ रहा है, गिटार वादक। तो सबसे पहले हम लोग गिटार वादक के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले बोला सभी गिटार वादक, तो फ्रेंड चलिए मान लीजिए सभी गिटार वादक, देखिए सभी गिटार वादक के बारे में बोला कलाकार है, तो कलाकार यानी कि आर्टिस्ट मान ली, ए मान ली हूँ। अब लिख रहा कुछ संगीतकार गिटारकार है, तो देखिए कुछ संगीतकार बोल रहा तो गिटार वादक है, तो देखिए इस टाइप से हम लोग गिटार वादक के लिए मान लेंगे कुछ संगीतकार को। आप लोग बोला कुछ कलाकार गिटार वाद है, ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ये ए और एस दोनों अटैच कराते हैं, नहीं पहला सही होगा। कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, तो देखिए संगीतकार जो आप लोगों का कलाकार है, तो ये पहला सेकंड आप लोग का गलत है, क्योंकि ये है। तो देखा जाए तो केवल ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्वेश्चन नंबर देखता हूँ क्या गया 15। तो 15 नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए एस क्रॉस जेड, तो ऑलरेडी आप लोग क्रॉस का अर्थ देख रहे होंगे, तो क्रॉस का लिख रहा है क्यू आर की माँ है, यानी एस जो है आप लोग का जेड की माँ है। देखिए मैं बता रहा हूँ एस जो आप लोग का जेड की माँ है, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल कर दिए। देखिए ये नेगेटिव कर दिए, माँ है। क्लियर है, यानी कि ये माँ है, एस जो आप लोग का जेड की माँ है। उसके बाद दिख रहा है माइनस, माइनस का अर्थ लिख रहा है क्यू आर का भाई है, यानी कि क्या लिखा क्यू माइनस आर का था, क्यू आर का भाई है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो फ्रेंड जेड जो होगा आप लोग का डब्लू का भाई होगा, जेड जो आप लोग का डब्लू का भाई है, यानी कि ये भाई मैं कर दिया हूँ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में आ गया। फिर डिवाइड के बारे में लिख रहा क्यू आर की बेटी है, यानी कि डब्ल्यू जो है आप लोग का वो आर की बेटी है, यानी डब्ल्यू जो है आप लोग का जेड की बेटी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग कर देंगे, तो ये आप लोग का माइनस में होगा। क्लियर है, ये आप लोग का इस टाइप से जाएगा। और आप लोग का लिख रहा एस का जे से क्या संबंध है, ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिएगा तो एस का जे से रिलेशन बोल रहा, तो सिंपल में ये देखिए फर्स्ट एक जनरेशन में ही आ रहा, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए बहन की बेटी, ऑप्शन लिख रहा क्या लिख रहा है बहन की बेटी, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों पति पत्नी ऑलमोस्टली होगा, तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, नहीं पत्नी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में बोतल इज ब्लू को सी मो टू लिखा था, उसी प्रकार स्काई इज ब्लू को मो टू लो लिखा था, तो उस कोड भाषा में बोतल को क्या लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग कॉमन देखेंगे क्या है। ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल में देखिए सबसे पहले एमओ है, क्या फ्रेंड्स एमओ, तो एमओ देखिए दोनों में कॉमन है, तो हम लोग देखेंगे दोनों के लिए अगला शब्द क्या कॉमन आ रहा। तो देखिए इसमें भी आप लोग के सामने ब्लू आ रहा और यहाँ भी आप लोग का ब्लू आ रहा। क्लियर है, इसके साथ साथ एक और देखिए टी यू है, देखिए एक और हम दिखाना चाहते हैं टी यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टी यू है। क्लियर है, अब इसमें भी टी यू कहाँ पे है, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे देख सकते हैं, तो टी यू है, तो ये दोनों में कॉमन देखिएगा, तो आप लोग के सामने इज भी लिख रहा है, यहाँ भी इज लिख रहा, तो आप लोग के सामने क्या बच गया बोतल के लिए। तो सिंपल में देखिए बोतल जो है पहला में, तो पहला के लिए क्या बचेगा सी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
जस्ट लाइक सेम 70 भी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के बीच में फ्रेंड्स ये दिख रहा, यदि निम्नलिखित में से कौन सा रेफरेंस फ्लाइन सॉरी आरएफ, तो निम्नलिखित में कौन सा आरएफ का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, आरएफ का कुछ फुल फॉर्म मैं माइंड में नहीं आ रहा। वैसे आरएफ आप लोग कमेंट बॉक्स रेफरेंस फाइल बोलते हैं शायद। निम्नलिखित में कौन सा आरएफ घटना वास्तविक पैमाना यानी कि डिक्रीजिंग स्केल को दर्शाता है। सबसे पहले स्केल के बारे में मैं आप लोग को बताया था। सबसे पहले 3 होता है। एक होता है फ्रेंड देखिए आरएफ के बारे में बताता हूँ, 3 रिलेशन होता है। सबसे पहले अगर आप लोग करेगा देखिए 1:20 हो रहा है, क्लियर है। फिर एक रिलेशन तो आरएफ में होता है फ्रेंड देखिए 1 रेशियो का 1:1 रहेगा। एक होता है आरएफ में आप लोग वैल्यू में बताना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 2:1 है, क्लियर है। तो ये 3 कंडीशन होता है। तीनों के लिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ट्रिक से याद रखिए, कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो रहा है 20 हो गया। तो देखिए शुरू वाला के कंपेरिजन में क्या अधिक हो रहा ना, तो अधिक होगा तो यह घटता पैमाना यानी कि ये रखिएगा तो एक घटता हुआ पैमाना, क्या ये घटता हुआ पैमाना है। अब ये देखिए 1:1 है तो क्या ये दोनों बराबर है, तो इससे बोलेंगे पूर्ण मापनी। क्या बोलेंगे फ्रेंड, पूर्ण मापनी। अब देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, तो ऑलमोस्टली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन पैमाना। क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन पैमाना। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, कौन सा पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है, डिक्रीजिंग स्केल का। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, तो पहला हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी 1 से 20 होगा। ये क्या हो रहा, डिक्रीजिंग के लिए कर रहा है। सिंपल में देखिए 1 से 20 जा रहा, तो ये क्या डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स याद रखें किसी वस्तु के ड्राइंग को उसकी वास्तविक मूल्य को बड़े या छोटे अनुपात में बनाने की प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A0 आकार की ड्राइंग शीट का देखिए एक इसमें होता है, एक लार्जिंग होता है, एक इनलार्जिंग होता है फ्रेंड्स, एक होता है फुल लेंथ। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखिए रेशियो अगर 1:1 आता है तो इससे बोलेंगे फुल स्केल यानी कि ये दोनों इक्वल है, क्लियर है। एक होता है आप लोग को मान लीजिए 2:1 है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 2 बड़ा है, तो इसको बोलेंगे लार्जिंग स्केल। क्या बोलेंगे, लार्जिंग स्केल, क्लियर है। उसी प्रकार अगर रहता है 1:2, तो देखिए शुरू वाला क्या छोटा है, तो इसे बोलेंगे लार्जिंग हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी लार्जिंग बोले या फिर डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है A0 आकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना हो, किसके निकट होता है। सबसे पहले A0 आकार का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड याद रखिए 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा क्षेत्रफल किसके निकट होता है, ऑलमोस्टली 1 मीटर ही स्क्वायर होता है, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले याद रखें A0 साइड जो होता है, देखिए A0 साइड, तो फ्रेंड्स A0 के साइड में याद रखिएगा इसका जो आकार होता है, यानी इसका जो आकार होता है 841 × 1189 mm में होता है। इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए यह सीट सबसे बड़ी ड्राइंग सीट होता है, यानी कि यह सबसे बड़ी ड्राइंग सीट होता है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी ड्राइंग सीट क्या होता है, तो सबसे बड़ी ड्राइंग सीट आप लोग का भी जो होता है वो होता है A0 का वैल्यू होता है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखने बोलेगा। और इसके साथ साथ याद रखें इसका रेशियो पूछता है, तो हमेशा याद रखें एक सीट की लंबाई या चौड़ाई का जो रेशियो होता है वह 1/√2 यानी कि 1:√2 होता है। कहीं कहीं √2:1 भी लिखता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर की माप किया है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे तो टी स्क्वायर की माप जो होता है वह ब्लेड की लंबाई से करते हैं, ब्लेड की लंबाई से। तो ऑप्शन है तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं बी की लंबाई, ब्लेड की लंबाई से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सबसे पहले याद रखिएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। टी स्क्वायर, तो सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर सामान्य रूप से कठोर लकड़ी की पट्टी के बनाया जाता है, क्लियर। इसमें छोटी पट्टी जो होता है, यानी इसमें जो छोटी पट्टी होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, इसमें जो छोटी पट्टी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें जो छोटी पट्टी होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार जो लंबी पट्टी होता है, तो लंबे लंबे जो पट्टी होता है उसे बोलते हैं ब्लेड बोलते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है पूछता है, क्वेश्चन पूछता है टी स्क्वायर में जो छोटी पट्टी उसे क्या बोलते हैं, तो छोटी पट्टी को हम लोग बोलते हैं ब्लेड, हेड बोलते हैं। और लंबी पट्टी को क्या बोलते हैं, तो लंबी पट्टी को बोलते हैं ब्लेड बोलते हैं, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ आप लोग को टी स्क्वायर के बारे में बताना चाहते हैं, टी स्क्वायर का माप देखिए। सबसे पहले और मोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसमें याद रखिए T0, तो T0 का जो शेप होता है इसका वैल्यू होता है, यानी कि टी स्क्वायर का ब्लेड की लंबाई होता है 1500 mm होता है। क्या होता है ये 1500 mm। वही T1 की बात करना चाहते हैं तो इसके लिए होता है 1000 mm होता है, 1000 mm होता है, क्लियर है। वही T2 के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग लिखते हैं 700 mm लिखते हैं, 700 mm लिखते हैं। वही T3 के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं 350 mm लिखिए, सॉरी ये जो आप लोग का था 500 mm होता है। क्या होता है ये 500 mm होता है। इस टाइप से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैथमेटिक्स, यदि 15,000 रुपये की राशि 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर बनाइएगा तो आप लोग भी बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बोला कितने समय में, ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,000 रुपये, क्लियर है। और प्रिंसिपल कितना था तो आप लोग भी देख सकते हैं 10,000 रुपये था। अब रेट अगर देखिए तो 12.5 था। हम लोग टाइम अगर निकालते हैं तो टी निकालना है। अब आप लोग को सॉल्व करना है। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 12.5 को ही कैंसिल किया तो यहाँ 10 आ गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं 25 का पास रहता है, 25 के पारा में 125, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 25 के पारा में 125 कितना बार में, यानी तो 5 का पास रहे हैं तो 5 का में पारा में 125 बार में आ गया, 5 का पारा में 10 2 बार में आता है। ऑलमोस्टली 25 का पारा में 50 2 बार में आएगा। अब देखिए 2 को 2 से गुना कीजिए, 4 आ रहा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 यानी कि यहाँ पे 4 4 4 8 कहीं मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग के सामने फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग बना लिए होंगे अब तक। देखिए समय निकालना तो हम लोग समय बराबर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे साधारण ब्याज इंटू, साधारण ब्याज कितना 5,000 था ना, हाँ सॉरी, तो साधारण ब्याज इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, आप लोग के बीच में ब्याज निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली ये आप लोग का मिश्रधन दिया था, क्या था ये मिश्रधन था। तो मिश्रधन में से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो ऑलमोस्टली ये भी आप लोग का 5,000 आएगा, क्या आएगा 5,000 आ जाएगा। और यहाँ पे रेट देखिए तो 12.5 था ये। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में सॉल्व किया तो 8 वर्ष आप लोग का राइट आंसर आएगा, क्लियर, ये तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, जो तीनों है तो इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर निकालते हैं आप लोग देखिए 15 है, फिर ऑलमोस्टली देख सकते हैं 25 है और 35 है। तो इसका एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो टोटल आएगा 525, क्या आएगा 525। आप लोग बोला 525 को आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिए कि वह 4 अंक की सबसे बड़ी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको 19 से गुना कीजिएगा। तो ऑलमोस्टली अगर 19 से गुना करते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग के बीच में जो आएगा आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसके लिए तरीका होता है, देखिए 525 किए थे, आप देखिए 525 आ गया था एलसीएम। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9,999 होता है, क्लियर है। आप लोग इसे डिवाइड कीजिए तो 19 बार में अगर लगाइए तो पहली बार आप लोग आएगा 525 आ गया। उसके बाद अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए टोटल आएगा 4 7 2 4 7 4 9 आएगा। इसके बाद निकालिएगा तो 4 7 2 5 आएगा, यानी शेषफल अगर देखिए तो 24 आ रहा है, क्या रहा 24 आ रहा। और हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो इसमें के लिए क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होता है 9,999 होता है, इसमें से जो शेषफल था, शेषफल कितना था 24, इसको माइनस कर दिया तो राइट आंसर आएगा बचेगा 99975, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है जबकि इस स्तर को काम को पूरा करने में 20 मिनट लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो स्तर कितने दिनों तक कार्य करता है। देखिए जब भी टाइम एंड वर्क में कार्य छोड़ने के बारे में बात करता है तो सबसे पहले देखिए स्तर है, देखिए स्तर था और रक्षा था। तो सबसे पहले बोल रहा देखिए रक्षा 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है, यानी रक्षा का कार्य का क्षमता 12 है जबकि ए स्तर को काम करने में 20 मिनट लगाते हैं। कितना लगाते हैं 20 मिनट लगाते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म हो जाने के 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। क्या करती है, रक्षा कार्य को छोड़ देती है। तो स्तर कितने दिन में कार्य करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्तर के पूछ रहा तो स्तर का हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग एक्स मान लिए और ऑलमोस्टली देख सकते हैं स्तर का काम कितना था 20 मिनट था, तो हम लोग 20 कर दिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रक्षा 4 दिन पहले छोड़ा तो हम लोग एक्स मान लेते हैं 4 दिन पहले, यानी -4 कर दिए। अब इसका एफिशिएंसी कितना था 12 था, क्लियर है। अब दोनों मिलकर कोई भी कार्य करे तो एक ही कार्य करेगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर कार्य किया तो एक कार्य करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व किए तो एक्स का जो वैल्यू आएगा आप लोग का 10 दिन आएगा। क्या आएगा फ्रेंड 10 दिन, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर सॉल्व किया तो 10 दिन आप लोग का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए नहीं तो एक और ट्रिक होता है, देखिए सबसे पहले क्या करें 1 का रेशियो 12 कीजिएगा, इसका क्या 20 है। ये आप लोग का रक्षा था और ये आप लोग का स्तर था, चलिए ई मान लेते हैं। दोनों का कुल वर्क निकालेगा तो ऑलमोस्टली 60 आएगा। इसका एफिशिएंसी 5 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे देखिए टोटल 60 कार्य था ना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, सबसे पहले टोटल कार्य 60 था जिसमें से कार्य को कौन पहले छोड़ के जा रहा, पहले छोड़ के जा रहा। तो पहले जब भी जाता तो हम लोग प्लस करते हैं, कौन जा रहा रक्षा जा रहा। तो कौन जा रहा था 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ के जाती है। तो रक्षा का कार्य का क्षमता कितना था 5 था। अब इसका देखिए 4 दिन पहले तो हम लोग क्या करेंगे
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। अब हम लोग कौन फिर कार्य कौन करेगा, और होपफुली आप लोग देखेंगे तो कार्य कौन करेगा, स्तर बोल रहा है, कौन करेगा, स्तर। तो हम लोग क्या करें फ्रेंड, इसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, करवा देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो स्तर, तो 20 या 60, यानी कि आप लोग को यहाँ से आप लोग को सॉल्व कीजिए तो यानी कि 60 था और ये 20, तो 60 और 20 कितना हो गया, 80 आ गया, 80 आ गया। और इसमें से टोटल अगर देखिएगा तो 12 में से 8 को हटा दीजिए, यानी कि 80 आ गया ना। ये 80 को हम लोग 80 में से हम लोग 8 को 80 को 8 से डिवाइड देंगे तो क्या 10 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में शामिल होने वाला कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं, और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है, विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58 है। सबसे पहले क्या करिए, मान लें कि कुल विद्यार्थी कितना 100 है, क्लियर है। तो 100 में से आप लोग को लिख रहा है कितना, लिख रहा है 58% पास करा, क्लियर है। तो इसमें से हम लोग मान लीजिए कि 60% क्या लिख रहा है, बॉय लिख रहा, तो ये 40% क्या होगा, गर्ल्स होगा, क्लियर है। अब इसी में उत्तीर्ण हम लोग को देखना चाहते हैं तो 60, तो 60 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर उत्तीर्ण निकालना चाहते हैं तो इसमें लिख रहा 45% उत्तीर्ण हुआ लड़का, तो 60 का 45% निकालेंगे। उसी प्रकार अगर सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में ये 3 बार में काट दीजिए, 5 बार में, 5 9 45, तो यहाँ पे देखिएगा 27 आ रहा है, क्या आ रहा है, 27 आएगा, उत्तीर्ण की संख्या 27 आ रहा है। लेकिन आप लोग लड़कियों के लिए अगर निकालते हैं तो ऑलमोस्टली 28 में से आप लोग 58 में से 27 को माइनस किए तो 31 आएगा। हमें निकालना था उत्तीर्ण लड़की का, तो देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण लड़की का अगर देखिएगा तो 31 आ रहा, तो 31, और टोटल अगर देखिएगा तो लड़की का संख्या कितना था, 40 था, तो 31/40 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो सॉल्व किया तो 77.5 आएगा ऑप्शन, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, इस विधि से बना सकते थे। देखिए बल युग्म का उदाहरण क्या है, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे। देखिए बल युग्म यानी टॉर्क कपल का, तो ढक्कन खोलना एक प्रकार का बल युग्म होता है, नल खोलना भी होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग घुलाना भी होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ये सभी होता है, क्लियर है। बातें करना चाहते बल युग्म होता क्या है, बलों का एक विशेष संयोजन जो गति के लिए पूर्णतः मुक्त किसी वस्तु को घुमा देता है, यानी किसी वस्तु को घुमा देता है, उसे बोलते हैं बल युग्म बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का प्रास क्या होता है। होपफुली आप लोगों को मैं बताया था। तो देखिए धातुओं के लिए प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का जो प्रास होता है 10⁻⁸ से याद कर लीजिए, 10⁻⁸ ओम मीटर से आप लोग का जो होता है 10⁻⁻6 तक होता है, 10⁻�6 ओम मीटर तक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का जो प्रास होता है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक होता है, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड इसमें 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए एक होता है चालक यानी कि कंडक्टर मान लिया, क्लियर है। एक होता है इंसुलेटर, और एक आप लोग के बीच में होता है सेमी कंडक्टर यानी एससी मान लिया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ याद रखिएगा, सारे के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग का गुण के बारे में लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे गुण लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कलर को चेंज करता रेड लिख देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए विद्युत चालकता के बारे में बात करें, विद्युत चालकता यानी कि कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो पहला यानी कि कंडक्टर का जो चालक होता है वो अधिक होता है, यानी 10⁻2 से लेकर 10⁻8 तक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही कुचालक की बात करते हैं यानी इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसमें 10⁻⁸ होता है, क्लियर है। वही अर्धचालक की बात करते हैं तो 10⁻⁵ से लेके 10⁻6 तक होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं प्रतिरोधकता का, जिसे रो कहते हैं। तो रो जो होता है कंडक्टर का जो होता है वो -2 से लेके कितना होता है -8 ओम होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। -2 से लेकर -8 ओम मीटर होता है। वही इंसुलेटर का देखिए तो केवल 10⁸ ओम होता है, और इसका बात करते हैं तो 10�5 से लेकर 10⁻6 तक होता है, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फॉरबिडन गैप का, तो कंडक्टेंस में याद रखें फॉरबिडन गैप की संख्या 0 होता है, क्लियर है। वही इंसुलेटर में बात करना चाहते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। वही सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप लोग को बोल रहा था प्रतिरोधकता का, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था प्रतिरोधकता का धातु में जो चालक होता है 10⁻⁻8 से 10⁻6 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आप लोग के सामने देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। एक दिवाली रॉकेट 0.5 केजी गैस प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। जब यह 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर गति करता है तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरित बल का मान क्या होगा। देखिए इसमें अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को वेग देखना पड़ेगा। तो वेग अगर आप लोग देख रहे हैं तो 400 मीटर प्रति सेकंड लिख रहा है, तो हम लोग 400 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे एफ बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी टी करेंगे। क्या लिखेंगे, डी बाय डी टी इंटू एम भी करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग एफ निकालते हैं तो सिंपल में आप लोग क्या लिखे, वी डी एम बाय डी टी कीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी बाय डी टी कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिफरेंटेशन कर दिए। तो देखिए डिफरेंटेशन आप लोग को करना इस टाइप से। देखिए डिफरेंटेशन करना, डी बाय डी टी को निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एम भी के रिस्पेक्ट में। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले क्या करें, एम का डिफरेंटेशन करेंगे तो एम डी वी बाय क्या करेंगे, डी टी करेंगे। जस्ट लाइक सेम फिर लोग भी करेंगे, डी एम डी वी बाय डी टी करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को अब सॉल्व करना है। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे वेग में परिवर्तन की जो दर होता है ना, डी वी बाय डी टी जो होता है वो हमें देखिए यहाँ पे याद रखिए, डी वी बाय जो डी टी जो होता है यानी वेग में परिवर्तन की दर हमेशा जीरो है, तो यहाँ पे जीरो कर दिए। आप लोग यहाँ पे सॉल्व के बचेगा तो एफ बचेगा बराबर डी वी डी एम बाय डी टी बचेगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं भी का वैल्यू कितना था, 400 था, तो 400 कर दिए। और देखिए चेंज कितना करा था, 0.05। तो हम लोग इसको 0.05 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 20 न्यूटन। तो ऑप्शन है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 20 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। ये सब सारे क्वेश्चन स्किप वाला था। देखिए एम द्रव्यमान के वेग का गतिज ऊर्जा ई है, तो संवेग क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो ऑलमोस्टली मैं बताया था काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर बटा 2m होता है, पी स्क्वायर बटा 2m होता है। क्लियर है। और हमें निकालना है संवेग निकालना है। तो यहाँ से अगर निकाले तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालेगा तो 2m बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, पी स्क्वायर होगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, केवल पी निकालना। तो देखिए ये स्क्वायर था, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं, देखिए पी निकालना तो स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट किसका होगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का, तो के ई का लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो अंडर रूट 2m के, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंडर रूट 2m। ई को ही हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखेगा द्रव्यमान के नियत होने पर संवेग को 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि ये स्क्वायर में होता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं संवेग का। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे संवेग जो होता है इसको लोग पी से डिनोट करते हैं, एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो फार्मूला होता है एम भी होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए इसका यूनिट निकाले तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के मध्य संबंध क्या होती है। तो यहाँ से आप लोग को संबंध निकालना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसका फार्मूला जो होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जे होता है। क्या होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश के आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और मोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है एफ बाई क्यू होता है, यानी कि बल बटा आवेश होता है। अब इसका फार्मूला निकालिएगा तो देखिए बल बटा आवेश होता है, बल का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, यानी न्यूटन प्रति कूलम इसका फार्मूला भी होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का काल्पनिक वक्र रेखा होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। तो धारा घनत्व का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो जी बराबर क्या होता है, देखिए धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का फार्मूला होता है आई बाय एरिया होता है, आई बाय एरिया होता है। ये आप लोग का जे का फार्मूला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग फिगर से बनाते देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप लोग जो पढ़े होंगे रिकॉल करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। इसमें पृथ्वी तो यहाँ पे जो होता है इसे बोलते हैं भौतिक उत्तर रेखा। क्लियर है। यहाँ पे जो होता है आप लोग का, ये आप लोग का होता है देखिए विश्वत रेखा में हम लोग बीच में लेंगे। अब यहाँ से जो रे लेते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बीच में ये लेते हैं। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अगर पास करते हैं, ये जो होता है आप लोग का मैग्नेटिक में होता है साउथ में। क्लियर है। ये आप लोग का इक्वेटर था। अब ये देखिएगा तो मैग्नेटिक में जाता है नॉर्थ में। तो हमेशा याद रखें ये जो था दक्षिण से उत्तर जाता है। कहाँ जाता है, दक्षिण से उत्तर में आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से
उत्तर दिशा में होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, पृथ्वी के भौतिक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो लगभग जो कोण होता है वह 17 डिग्री का लगभग एंगल बनाता है। कितना डिग्री बनाता है ये? 70 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण जो होता है, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर अगर नमन कोण की बात करते हैं तो नमन कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पे जो होता है, विषुवत की रेखा पे बात करना चाहते हैं तो ये होता है 0 डिग्री। क्लियर है? याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए बातें करना चाहता हूँ नमन कोण का। तो देखिए नमन को नमक लिख दिया हूँ। देखिए नमन, तो नमन जो कोण होता है इसमें दो कंडीशन होता है। देखिए नमन कोण, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला कंडीशन याद रखिएगा, ये एक बनता है पोल पर। देखिए एक बनता है पोल पे, तो पोल पे जो बनता है ये कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के पोल पे 90 डिग्री। वही पृथ्वी के इक्वेटर की बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे 0 डिग्री बनता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखना, पृथ्वी के भौतिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री होता है? लगभग 17 डिग्री होता है। इस सारे पॉइंट को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साधारण लोलक के गोलक की वेग इसके माध्य बिंदु पर क्या होगा यदि यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है? होपफुली आप लोग को फार्मूला पढ़े होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी फार्मूला बोलेगा किसी साधारण, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है √2GH होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है 2, जी का वैल्यू ऑलमोस्टली पढ़ाएं तो मैं 9.8 होता है और एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर में लिखा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाए तो 0.1 होगा। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1.40 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 1.40, नहीं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से समीकरण में क्वेश्चन मार्क्स के ऑप्शन पे क्या आएगा? देखिए जब भी इसको सॉल्व करते हैं, प्लस को माइनस में बदलना और गुना को भागा में, तो हम क्या करेंगे 24 है 24, प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, फिर 4 है 4, माइनस के यहाँ पे प्लस करेंगे, गुना के यहाँ पे क्या करेंगे भागा, फिर भागा के यहाँ पे क्या करेंगे गुना। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर इससे बोर्ड मार्क्स के तरीके से सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 38 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से क्वेश्चन मार्क्स का स्थान पे क्या आएगा? देखिए सिंपल में आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 120 से 120 कर देंगे, यहाँ पे लिख रहा है माइनस के जगह पे क्या करना है डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 6 से, फिर प्लस के जगह पे आप लोग देख सकते हैं माइनस करना है, फिर 31 और फिर लिख रहा है आप लोग को डिवाइड, तो डिवाइड के जगह पे हम लोग को लिख रहा है प्लस, तो प्लस कर देंगे 8, फिर मल्टीप्लाई के जगह पे आप लोग को नहीं बदलना, तो मल्टीप्लाई के जगह पे मल्टीप्लाई ही रहने देंगे। अब आप लोग बोर्ड मार्क्स के तरीके से सॉल्व कीजिए। 20 + 31 + 8, 11 को 88 गुना 88। अब हम लोग सारे को जोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ, 20 है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑलमोस्टली फ्रेंड ये सब खुद से सॉल्व करते हैं। 20 होगा, -31 है, प्लस 88 है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 20 में से 31 जाएगा, तो ऑलमोस्टली आप लोग किए तो -11 बचेगा, प्लस 88 है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो 77 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ एप्रन चॉपस्टिक है। देखिए चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कुछ एप्रन, देखिए इसको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले बोला कुछ एप्रन, तो चलिए कुछ एप्रन है, मान लीजिए कुछ एप्रन है, तो कुछ एप्रन चॉपस्टिक है। चलिए कुछ एप्रन को चॉपस्टिक मान लीजिए, मान लिया, क्लियर है। इसके बाद बोला कुछ चॉपस्टिक कांटे हैं, तो कुछ चॉपस्टिक को मैं मान लिया कांटे, इस टाइप से मान लिया, क्लियर है। फिर बोला सभी कांटे चाकू है, ऑलमोस्टली आप लोगों को सभी कांटे को चाकू मानना। चलिए इसको हम कलर को शो करते हैं, तो सभी चाकू इस टाइप से मानना है, क्लियर है। अब देखिए ये आप लोग का चाकू यानी सीली दिए हैं। अब शुरू वाला आप लोग का क्या था, देखिए शुरू वाला लाल जो था ये आप लोग का एप्रन था, क्लियर है। येलो वाला को मैं क्या माना हूँ, तो ये चॉपस्टिक, चलिए देख लीजिए। ग्रीन वाला को मैं क्या माना था, तो ग्रीन वाला को मैं माना था कांटा के। क्वेश्चन, कुछ चॉपलिस्ट एप्रन है, तो देखिए चॉपलिस्ट और एप्रन के बीच रिलेशन है। देखिए चॉपलिस्ट कौन सा है, तो ऑलमोस्टली मैं सेकेंड हैंड येलो वाला बताया था, क्लियर है। और एप्रन, तो एप्रन शुरू वाला था, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं पहला आप लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप लोग पहला क्लियर कर सकते हैं। कुछ सॉरी कोई कांटे चाकू नहीं है, तो देखिए कांटे चाकू नहीं, तो ऑलमोस्टली है ये, तो सेकेंड गलत कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर देख लीजिए आप लोग का ये पजल का क्वेश्चन है, तो पजल के क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, निम्नलिखित में सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, पेंसिल को कुछ ग्रेड के आधार पर कुल 3 भाग में बांटा गया, तीनों में 6-6 पार्ट्स होता है, जिसमें से सबसे जो हार्डेस्ट होते हैं वह 9H होता है। क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट जो होता है वह 9H होता है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले पेंसिल को पढ़े होंगे, सबसे पहले H के आधार पर देखिएगा, तो H में अगर आप लोग जाते हैं सबसे हार्ड जो होता है 9H होता है। क्या होता है 9H होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 8H होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होता है। टोटल 3 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप लोगों को केवल और केवल इसमें 3 तक रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ बोला सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन होती है, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें मुलायम ग्रेड की अगर निकालते हैं तो देखिए
2B जो होता है, 2B जो होता है आप लोग का सबसे मुलायम ग्रेड की होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखें 2B सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होता है, इससे हम लोग सॉफ्टवेयर ग्रेड की पेंसिल भी कहते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं बी का। तो याद रखिए बी ग्रेड की पेंसिल नर्म होती है, बी ग्रेड की पेंसिल नर्म होती है, जो कि जो जो नंबर बढ़ता है उसी तरह उसका नर्म भी बढ़ता है। और एच ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होती है। देखिए पेंसिल के बारे में पढ़े होंगे तो सबसे हार्ड जो होता है वो 9H होता है। देखिए सबसे हार्ड होता है 9H होता है। अब ये 9H जो जाता है 8, फिर 7H, फिर 6 तक जाता है, फिर 5 बच जाता है, लास्टली आप लोग का 3 तक जाता है। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि केवल और केवल सॉरी 3 नहीं है, तो केवल और केवल 4 तक जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 3H में आता है, 3H हो गया, फिर 2H आता है, फिर केवल H आता है, फिर HB आता है, इस टाइप से ही जाते जाता है। क्लियर है? तो ये फिर हम लोग लेते हैं बी हो गया ना, फिर यहाँ लेते हैं बी लेते हैं, फिर 2B लेते हैं, ये आप लोग का मुलायम होता है। तो सबसे मुलायम कौन हो जाएगा 2B हो गया। क्लियर है? और फिर हम लोग कहाँ जाते हैं तो H हो गया। तो फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं ग्रेड में आते हैं तो 7H में जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये 7H में आते हैं। तो देखिए हाँ, इसके बाद आप लोग जाते हैं 7H, तो 7H नहीं होता बल्कि ये बी में। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सबसे जो सॉफ्ट मुलायम जो ग्रेड होता है वह 2B होता है। क्या होता है फ्रेंड 2B होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और सबसे हार्ड जो होता है वह H ग्रेड का 9H का होता है। नीचे दिए गए चित्र में प्रतीक के फिलेट ब्लेड की प्रतीक बताना, यानी कि फ्रेंड्स नीचे दिए गए चित्र में से प्रतीक के फिलेट बेल्ट का प्रतीक को बताना। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए क्या बोल रहा फिलेट बेल्ट का, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फिलेट बेल्ट का प्रतीक क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बातें करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो आप लोग का एज का है, एज का या फिर सील का बोल सकते हैं। क्लियर है? वही अगर आप लोग का डी देख रहा है तो इससे बोलते हैं सीलिंग रन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसको बोलते हैं सीलिंग रन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ऑलमोस्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में आ चुके हैं। तो देख सकते हैं लिख रहा है स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड देखिए स्थिर पानी के ऊपरी सतह पर खींची गई समांतर रेखा को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया, उसके कुछ अंश 5% और शेष 8% के साधारण ब्याज पर दर पर था। 4 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान करना पड़ा। दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर होगा। ऑलमोस्टली हम लोग क्या करेंगे दोनों के लिए सम कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हैं कितना लिख रहा है 480 लिख रहा है। क्लियर है? तो हम लोग इसी के आधार पर लोग पहला मान लेते हैं एक्स। क्लियर है? इसमें रेट कितना लिख रहा था 5% लिख रहा और टाइम लिख रहा था 4% लिख रहा था। क्लियर? 4 लिख रहा था बाय 100 करेंगे प्लस एक टोटल सम लिखा था 18,600, तो 18,600 कर देंगे माइनस क्या करें एक्स कर देंगे इंटू 8 और टाइम कितना था 4। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आप लोग को जो राइट आंसर आता है फ्रेंड 600 आएगा। क्या आएगा 600। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं 2πr/h होता है, 2 कर दिए पाई, आर का वैल्यू आप लोग को पता है नहीं तो आर का आर रहने दिए, एच का वैल्यू देख सकते हैं 24 दे रहा था, बराबर क्या लिखेंगे 1144 लिखेंगे। आप इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आर का वैल्यू निकालिएगा। तो ऑलमोस्टली आर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग को जो 13 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा ये 13 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? और हम लोग को निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है πr² होता है। क्या होता है πr² होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग निकालिए तो पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है आर, तो आर का वैल्यू मैं लाया था 13, तो 13 को डबल टाइम्स गुना कर देंगे और एच का वैल्यू देखेंगे तो 14 था, तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 7436 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर 7436 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया था। यदि पहला भाग 102 रुपये है तो कुल राशि कितनी हो गई। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए पहला भाग यानी 6 का वैल्यू लिख रहा है 102, तो ये कितना गुना है ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का यानी 17 गुना है। तो हम लोग 17 को 5 से गुना करें, 17×5 कितना हो गया 85 हो गया। क्लियर है? तो मेरा कुल राशि कितनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे 11 को डायरेक्टली 17 से गुना कर दीजिए, उतना नहीं करना। तो 11 को 17 से गुना किया तो 187 आ जाएगा, नहीं तो 85 102 को भी जोड़ गया तो 187 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा 187। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों के आयु का योग 147 है तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है देखिए 5:2 यानी कि इसका रेशियो निकाले 5:2 का यानी 7 आ गया, तो 7 रेशियो का वैल्यू लिख रहा है 1:4:7 लिख रहा है ऑलमोस्टली। देखिए तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेगा तो कितना 21 आएगा। हम लोग क्या करेंगे अंतर बोला तो 5 में से 2 गया 3, तो 21 को 3 से गुना करेंगे 63 इज द राइट आंसर। नहीं ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? सबसे पहले फ्रेंड सम अष्टभुज, तो याद रखिएगा, सबसे पहले फार्मूला याद करिए। हम लोग जानते हैं n-2 गुना 180 होता है, क्लियर है, 180 होता है। अब प्रत्येक के लिए बोला तो n से डिवाइड कर देंगे, और मोस्टली देखते हैं सम अष्टभुज यानी n के हम लोग 8 को पुट करेंगे, तो 8 में से 2 घटाएगा तो 6 बचेगा, 6 को हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय टोटल भुजा था 8, 8 से इसको कीजिए तो 3 का पारा में, 2 का पारा में 6, 8 बार में, फिर 4 बार में, 4 का पारा में 180, 45 बार में, तो 45 को 3 से गुना कीजिए तो आप लोग बीच में यानी कि 135 90 यानी 135 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। तो 46 नंबर अगर आप लोग देखते हैं तो फिर 46 नंबर लिख रहा, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑलमोस्टली अभी मैं जस्ट बताया था, संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं, जो कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला अगर आप लोग निकालिए तो एफ बराबर होता है एम ए होता है। क्या होता है? एफ बराबर एम ए, ये आप लोग का न्यूटन के दूसरे गति नियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, तो लिख रहा विद्युत अपघटन में चालन होता है जब, ऑलमोस्टली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, विद्युत अपघटन में चालन उस समय होता है जो सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति मौजूद होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उपस्थित होते हैं, यानी कि राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें विद्युत अपघटन में डीसी का उपयोग करते हैं, यानी किस चीज़ का उपयोग करते हैं? डीसी का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए विद्युत अपघटन में धारा का जो प्रवाह होता है प्लस और माइनस आयन के कारण होता है, यानी धन आयन और ऋण आयन के कारण होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब याद रखिएगा तापमान के बढ़ने से विद्युत अपघटन की प्रतिरोध क्रमशः घटती है और यह ओम का नियम को फॉलो नहीं करती है। तो देखिए ओम्स का नियम उसी को फॉलो करती है, सिंपल में याद रखिएगा ओम्स का नियम जो है ना केवल धातु को फॉलो करती है, ओम का नियम जो होता है ना धातु को फॉलो करती है, क्लियर है। और ये जो आप लोग का रहा ये आप लोग का विद्युत अपघटन के लिए आ रहा है। तो विद्युत अपघटन में हमेशा याद रखिए प्लस माइनस के रेस में आता है, प्लस माइनस के रेस में आता है, तो इसे यह ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। और याद रखिएगा विद्युत अपघटन के विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। हम लोग इससे किससे मापते हैं? विद्युत मीटर के विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। याद रखिए विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, कब होता है? तो ऑलमोस्टली बताए थे पारे का प्रतिरोध 4 केल्विन पे, इसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए याद रखिएगा तापमान, देखिए एक होता है पीटीसी, यानी पीटीसी होता है, यानी कि याद रखिएगा ना अगर तापमान बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये कंडीशन जो होता है आप लोग के बीच में ये होता है कंडक्टर के रूप में, क्लियर, कंडक्टर में होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर होता है, यानी पीटी तापमान को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्लियर है। इसके साथ साथ तापमान के घटने से चालक का प्रतिरोध भी घटता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। और ये जो इनवर्स में होता है उससे बोलते हैं एनपीसी, यानी कि अर्धचालक में ये वर्क करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? तो फ्रेंड लिख रहा है किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? ऑप्शन लिख रहा है कोणीय संवेग, वस्तु का द्रव्यमान, कुल यांत्रिक ऊर्जा या रेखीय संवेग। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिख रहा सेल्सियस तापमान पैमाने पर ताप के परम शून्य का माप क्या होगा? तो यहाँ पे लिख रहा ताप के परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो देखिए सेल्सियस पैमाने पर अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका परम शून्य ताप का जो वैल्यू होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। और परम शून्य ताप का जो वैल्यू होता है याद रखें पूरा का पूरा लेते हैं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये वैल्यू होता है 0 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यदि 50 ओम प्रतिरोध वाले चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रेरित है कि ईएमएफ 5 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात करें। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या कीजिएगा? ईएमएफ बटा, देखिए आप लोग का ईएमएफ दिया ना तो ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस निकालेगा। ऑलमोस्टली देख सकते हैं ईएमएफ का वैल्यू 5 लिख रहा है और प्रतिरोध का वैल्यू लिख रहा है 50, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा 0.0001 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो 0.0 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले देखिए आप लोगों का कौन सा सही है? तो प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, प्रतिरोध का तापमान से स्वतंत्र हाँ ऑलमोस्टली देखिए प्रतिरोध
तापमान से स्वतंत्र होता है पर नहीं, ये अपोजिट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आप लोग का कभी नहीं हो सकता, तो ये आप लोग का पहला कैंसिल हो गया। किसी चालक के टर्मिनल विच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, नहीं उतना कम हो जाता है। सेकंड भी गलत। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा ओम होता है, बिल्कुल सही। तो यानी केवल ऑप्शन 3 है, तो यानी देखा तो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल ओम का ऐसे मात्रा क्या था, ओम प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं ओम के नियम से। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के अनुसार भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। क्लियर है। और अब यहाँ से अगर आप लोग फार्मूला निकालिए तो आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। अब भी होता है विभवांतर, विभवांतर कैसे मतलब होता है, वोल्ट होता है। अब विद्युत धारा का होता है एम्पियर, अब वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सभी एफ एस है, तो ऑलमोस्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एफ मानेंगे। तो सभी एफ को मान लेंगे सबसे पहले, सभी एफ एस है। फिर लिख रहा है कुछ एस आर है, तो कुछ एस आर है। अब देखिए कुछ आर एफ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आर एफ नहीं है, तो देखिए आर आर का रिलेशन एफ से नहीं है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं ये नहीं है, तो अब पहला गलत हो गया। फिर बोल रहा कोई एस एफ नहीं है, तो कोई एस एफ नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर बोल रहा कुछ एस आर नहीं है, तो कुछ एस आर नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गया, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार कैनवास मूर्तिकार, तो देखिए कलाकार जो था वो कैनवास से संबंध होता है, तो उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होता है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसका जो संबंध होता है एक पत्थर से होता है। किससे होता है, पत्थर से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए इस चीज़ को अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए इसमें एम, तो एम से पहले एल आता है, आई से पहले एच आता है, यानी एक एक डिक्रीज कर रहा है। तो जे के पहले क्या आता है, तो फ्रेंड जे के पहले आई आता है, आर के पहले क्या आता है, तो क्यू आता है, भी के पहले यू आता है और पी के पहले ओ आता है। तो आई क्यू यू, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। अब देखिए ये आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख रहा है पी भागा डी, तो भागा का अर्थ होता है क्या लिख रहा है, देखिए भाग का अर्थ होता है ए बी की माँ था, यानी कि पी जो आप लोग का डी की माँ है। सबसे पहले मान लीजिए पी, देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले पूरा पी आप लोग का क्या हो रहा है, डी की माँ हो जा रहा है, यानी कि हम लोग डी को स्टेप से मान लेते हैं, सॉरी। तो पी जो आप लोग अपना डी की माँ है, यानी कि पी को लेडीज मान ले। क्लियर है। इसके बाद लिख रहा है देखिए डॉलर, तो डॉलर के बारे में लिख रहा है ए बी का भाई है, यानी कि फ्रेंड डी जो आप लोग का बी का भाई है, डी जो है आप लोग का बी का भाई है, मैं यहाँ पे भाई कर दिया हूँ। क्लियर है। इसके बाद देखिए प्लस, प्लस के बारे में बोल रहा है ए बी की पत्नी है, यानी कि बी जो हुआ एच की पत्नी है, यानी कि लेडीज है, तो ये क्या हो गया, जेंट्स हो गया। क्लियर। इस टाइप से हो गया ए, सॉरी। अब लिख रहा यहाँ पे लिख रहा है क्रॉस, क्रॉस का अर्थ लिख रहा है ए बी का पिता है, यानी कि एच जो है ना वह टी का पिता है, एच जो हुआ टी का पिता, यानी कि यहाँ से ये नीचे आ गया, एच जो आप लोग का टी का पिता है। फिर माइनस का अर्थ लिख रहा, क्या लिख रहा, माइनस का अर्थ लिखा ए बी की बहन है, यानी कि टी जो है वो एम की बहन है। चलिए मान लो एम की बहन है, यानी कि ये माइनस था। और बोला डी का एच से क्या संबंध है, यानी सिंपल वे में आप लोग का डी का और एच से संबंध हो रहा है, तो डी और एच तो सिंपल एक ही जनरेशन में आ रहा। तो देखिए एक ही जनरेशन में है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आएगा ये, देखिए ये सबसे पहले पत्नी का बहन हो गया, तो पत्नी का भाई हो गया, पत्नी का भाई है, तो ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद कई छात्र इंजीनियरिंग को एक पसंदीदा कोर्स के रूप में चुनते हैं। देखिए बहुत माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद कई छात्र इंजीनियरिंग को एक पसंदीदा कोर्स के रूप में चुनते हैं। ऑलमोस्टली कथन सही है। इंजीनियरिंग यह कोर्स सीखना बहुत आसान है। देखिए कोई भी चैप्टर आसान है या नहीं है इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। क्लियर है। फिर बोला उसके माता पिता उन्हें इंजीनियरिंग शाखाओं का चयन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन बोला कथन निष्कर्ष वन तार्किक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड देखिए इसका आंसर जो होगा 57 का राइट आंसर लिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि या तो निष्कर्ष 1 से होगा या तो निष्कर्ष 2 से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषमबाहु त्रिभुज जिसका आधार 60 mm व दो कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो इसका आकार क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए इसको आप लोग को बनाना है। सबसे पहले एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसका आधार क्या 60 mm है और दो कोण क्या 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ऑलमोस्टली आप लोग को बताना पड़ेगा। देखिए दो कोण है 60 और 45 है, तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए 105 आ गया, तो हम लोग के एक एंगल और क्या बच गया, तो आप लोग के सामने 75 डिग्री का एंगल बच रहा। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा कौन सा आकार, कौन सा आकार है, तो आकार के बारे में बोल रहा ना ये, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो। देखिए 60 भी है 45 भी है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। बी तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 90 आप लोग का हो नहीं सकता, ये भी आप लोग का इक्वल नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानना है, यानी कि फ्रेंड जो आप लोग का जो रेखा एक्स थी उसे
से पहचाना है। ऑलमोस्टली देखिए जब भी इस टाइप से होता है तो इसमें बोलते हैं केंद्र रेखा। क्या बोलते हैं? केंद्र रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा सेंटर लाइन ड्राइंग के मध्य में खींची गई लाइन होता है, यानी कि देखिए सेंटर लाइन जो होता है ना, यानी मध्य जो केंद्र रेखा जो होता है ना, देखिए इस केंद्र रेखा जो है आप लोग का याद रखिएगा मध्य में खींची गई लाइन होती है। क्लियर है? इस लाइन का प्रयोग ड्राइंग में सुराख एवं ग्रुप को दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए यह एक प्रकार का पतली रेखा होती है। यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई एवं VP के समांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य XY रेखा क्या होगी? ऑलमोस्टली देखिए यहाँ पर यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई वर्टिकल प्रोजेक्शन के समांतर है तो इसका शीर्ष व्यू क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग अगर बनाते हैं तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। ऑलमोस्टली आप लोग बना भी लिए होंगे अब तक। देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स से ये क्या है? वाई है। अब मान लीजिए आपका ये ए है, ये क्या है? बी है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, ये आप लोग का वर्टिकल होता है। तो देखिए ये आप लोग का यहाँ पे ए मान लेंगे, ये क्या मानेंगे? बी डैश मान लेंगे। तो देख सकते हैं इसका क्या होगा? समांतर होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया, यानी समांतर होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है, यानी कि 61 पे आते हैं। तो 61 क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। तो 61 क्वेश्चन क्या देखते हैं? यदि tan a/2 का वैल्यू x है तो x का मान क्या होगा? देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड देखिए a के जगह पे हम लोग वैल्यू मान ले, a की जगह पे मान लीजिए 60 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए a मान लीजिए 60, तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा? tan a/2, यानी कि a को 2 से डिवाइड यानी tan 30 आएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? ऑलमोस्टली हम लोग पढ़ेंगे 1/√3, यानी कि आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देता है किसमें आप लोग a का वैल्यू 60 डिग्री पुट कीजिए कि सॉल्यूशन करने पे 1/√3 आएगा। तो देखिए इसका वैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1 करें माइनस cos 60, तो ऑलमोस्टली cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो 1/2 कर दिया बाई, फिर देखिए 1 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/2 लिख देंगे। क्लियर है? तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 में से 1 गया, यानी कि यहाँ पे 1/2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व किया तो 3/2 आ रहा, 3/2 आ रहा। अब देखिए इसमें से 2 कैंसिल बच गया, तो हम लोग का सिंपल में आप लोग को बचेगा √1/3। इसे तोड़ेगा तो 1/√3 आ गया, यानी कि हम लोग का वैल्यू इक्वल आ गया। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग एंगल को पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा? सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है तो आप लोग देखिए यहाँ बोला 25 पैसे, 50 पैसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ 25 पैसे लिख रहा, फिर बोला 50 पैसे लिख रहा, फिर बोला 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात। ऑलमोस्टली आप लोग देख लिए होंगे। सबसे पहले यहाँ लिख रहा आप लोग का 5 लिख रहा, फिर 4 लिख रहा, फिर 3 लिख रहा, फिर 1 लिख रहा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? सारे के लिए ऐड कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व करते हैं देखिए 5 5 25, यानी यहाँ पे 125 आ गया। फिर 50 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कीजिएगा तो 6x आ जाएगा। फिर यहाँ पे कीजिएगा तो केवल 5 आएगा। अब देखिए हम लोग को सॉल्व करना है तो सिंपल में यहाँ पे तो पैसा रुपया है ना, सबसे पहले आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम में। तो आप लोग सेम में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ फ्रेंड देखिए 25 है, 5x का ना ये, तो 25 पैसा था ना, तो 25 पैसा को हम लोग रुपये में बदलेंगे। 25 था ये और हम लोग इसे रुपये में बदलेंगे। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? 25 पैसा को हम लोग रुपये में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसका वैल्यू कितना था? 5x था। उसी प्रकार 50 पैसा था तो 50 को भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे, भागा कर देंगे। अब इसका संख्या 2 था। क्लियर है? ये आप लोग x के रूप में लेना। अगला तो यहाँ पे 2 है तो 2 को ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचा? 2 पैसा ना, ये 2 रुपये था तो 2 रुपये को हम लोग किससे गुना करें? इसकी संख्या 3x है तो 3x कर देंगे। फिर 5 है तो 5 को गुना करेंगे केवल x से। टोटल देखिएगा तो 285। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो फिर ऑलमोस्टली निकालेगा तो 20 आएगा। क्या आएगा? 20। अब बोल रहा आप लोग का ना 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर क्या होगा? तो देख सकते हैं 25 पैसा का संख्या 5 था और 5 रुपये का 1 था, तो 5x में से x गया था यानी 4x बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 4x का वैल्यू निकालेंगे। ऑलमोस्टली 4x का वैल्यू कितना लाए थे? 20, तो मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा। तो राइट आंसर देखिए तो 80 है। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। संख्या 57, 69, 116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो देखिए लास्ट में 2 डिजिट क्या देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से। तो देखिए लास्ट में 16 को निकालिए। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा 16 को अगर छाड़िए तो 16 जो है तो आप लोग को ऑलमोस्टली 4 से कट रहा। तो सिंपल में याद रखिएगा ये जो संख्या आप लोग का 4 से डिविजल हो जाएगा। आप लोग 4 का रूल पढ़े होंगे। अगर अंतिम कोई भी संख्या का दो संख्या अगर 4 से कटता है तो उसे हम लोग 4 से डिविजल मानते हैं। क्लियर है? 8 के लिए होता है तीनों संख्या कटना चाहिए, अंतिम 3 संख्या
संख्या, तो ऑलमोस्टली 8 को हम लोग 116 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 एकम 8 होगा, फिर 3 अच्छे, तो देखिए 8 चौक 32 शेषफल बच जा रहा है, तो ये आप लोगों का कैंसिल नहीं हुआ। 12 में एक रूल होता है फ्रेंड, जो 2 और 3 दोनों से कटे, तो 2 से तो ये कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 3 के लिए क्या करते हैं, सारे को सम करते हैं। 5 7 12, 12 6 18, 18 9, 18 9 कितना 27, 28 और 29, 29 से 35, तो 35 3 का पारा में नहीं आता, तो यानी 12 से भी नहीं कट गया। 5 के लिए लास्ट यूनिट चाहे 1 या 0 नहीं चाहते, ये भी आप लोग का नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n कीजिएगा, फिर देखिए n+1/2, ठीक है, ये चीज़ कीजिएगा। देखिए औसत नहीं है, सबसे पहले ये निकालिए, तो इसका देखिए घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का ये होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है सबसे पहले औसत का। क्लियर है। अब औसत निकालना था तो ऑलमोस्टली n लिख रहा था, हम लोग n से डिवाइड करें। सबसे पहले घनों का योग निकालने के लिए n × n+1/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब 5 का औसत निकालना तो हम लोग n से कर देंगे। अब आप लोग पुट कीजिए, सबसे पहले n था n के, फिर n+1 करेंगे, यानी 5 + 1 बटा क्या करेंगे यहाँ पे 2। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बट्टा, तो बट्टा टोटल कितना था 5 था। आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में सॉल्व किए तो 45 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पे जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। देखिए सबसे पहले 4x² + y² का वैल्यू 40 लिख रहा है और एक्स वाई का वैल्यू लिख रहा है 6, तो 2x + y का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + y है ना, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। देखिए 2x + y का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं इसका होल स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा सर फ्रेंड, 4x² + y² + 2xy, यानी कि 4 दूनी, यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिए तो 2 दूनी 4xy होगा। क्लियर। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं, देखिए 4x² + y² का वैल्यू 40 लिख रहा है, तो यहाँ लिख दें 40 लिख दिए, प्लस 4xy का वैल्यू लिख रहा है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी 40 + 20 अच्छे 24, 24 हो गया, यानी 64 आ गया। यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आप लोग के सामने 64 आ रहा। हमें क्या निकालना था, केवल 2x + y का, तो स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली आप लोग को पता 64 किसका होता है, तो 8 का होता है, तो राइट आंसर 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिससे केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। सबसे पहले याद रखिएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों को, या जो वो क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जिसका पर्यावरण में स्वतः ही अपघटन होता है। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का भी होता है, सब्जियों के छिलके भी होते हैं, बासी रोटी, लेकिन कांच का नहीं होता, तो पहला आप लोग का कैंसिल हो गया, क्योंकि कांच का नहीं होता, तो पहला कैंसिल कर दीजिए। जो आप लोग का दिक्कत में है उसको हम क्लिक कर दीजिए। धातु, कांच धातु आप लोग का नहीं होगा, इसलिए पहला आप लोग कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है, पहला आप लोग कैंसिल हो गया। सेकेंड, टेट्रा पैक धातु है, तो धातु भी आप लोग देखते होंगे नहीं होता, तो इसी भी आप लोग का कैंसिल हो गया। कांच धातु, तो ऑलरेडी कांच भी नहीं होता, तो ये भी आप लोग का गलत हो गया। चौथा, अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के छिलके, तो ऑलमोस्टली ये आप लोग का पर्यावरण में खुद से घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उस विधि को बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था फैराडे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी धारावाही चालक के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। हमेशा याद रखिएगा, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रीय वृत्त बनाती है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10 का कंसेप्ट है, तो ये आप लोग का ये सही है। फिबोरा, जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, नहीं, जैसे जैसे दूर जाते हैं ये प्रबलता बढ़ती नहीं बल्कि घटती है, तो गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे नियम का उपयोग करके निर्धारित किया, तो बिल्कुल ये सही है। तो देखा तो ऑप्शन ए और 3 सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इसमें से किसके बराबर होगे। सबसे पहले फ्रेंड देखिए इसको आप लोग को बनाइएगा, तो देखिए तार की, देखिए किसी दिए गए पदार्थ की एक लंबाई L है, यानी कि एक लंबाई लिख रहा आप लोग L लिख रहा, प्रतिरोध लिख रहा R, उसी पदार्थ से निर्मित नई 9 गुनी लंबाई, यानी कि इसका लंबाई लिख रहा 9L लिख रहा। क्लियर है। और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, यानी कि आप लोग का नया
R1 निकालना, नया R1 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोधक का फॉर्मूला जानेंगे। तो R का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। R का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। अब हम लोग देखिए ये पुराना प्रतिरोध था, तो हम लोग नया निकालते हैं, यानी मान लीजिए R' निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, रो कीजिएगा, लेंथ चेंज करता है तो L1 करेंगे बाय एरिया करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें कंडीशन अगर आप लोग के बीच में लिख रहा था रो है, रो L के लिख रहा था 9 गुना था, तो 9 कर देंगे, और एरिया था तो आप लोग का एरिया ले देंगे, और आप लोग यहाँ से निकालिए। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आप लोग के बीच में यहाँ से, सॉरी देखिए ये आप लोग के बीच में यहाँ से कॉमन आ गया। तो सिंपल में देखिए तो ये आप लोग का सॉरी ये 9 बाहर आ जाएगा, तो R केवल से, तो यानी 9 आ रही है, यानी कि देखा जाए तो 9 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो वह कुंडली के प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब वह कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा। और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली पास एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब वह कुंडली के पास चुंबक को बढ़ाते हैं तो वह विभवांतर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। याद रखिए विद्युत चुंबक के प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोग का दिया है सबसे पहले सीरीज में है, तो टोटल ऐड कीजिए तो 4 ओम आ गया। क्लियर है। अब वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट दिया है, और हम लोग को सॉल्व करना है, यानी कि धारा निकालना। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे आई बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। V बाई R ले देंगे। V का वैल्यू देखेंगे तो 4 वोल्ट था, और R का वैल्यू कितना था, 4 है। तो 4 को 4 से डिवाइड करें, 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बोला कौन सा कथन सत्य है। पहला, विभक्त वलय के कार्य धारा के प्रवाह को उलटना होता है। बिल्कुल, विभक्त वलय का कार्य क्या होता है, धारा के प्रवाह को वो उलटने का कार्य करता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सही आप लोग का। चुंबकीय क्षेत्र की समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगते नहीं, ये गलत है। ये अधिकतम बल वहाँ पर नहीं लगते हैं। क्लियर, तो ये आप लोग कैंसिल हो गया। ये लंबवत होते तभी अधिकतम बल लगते हैं, तो गलत हो गया। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 3 आप लोग का सही है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिए फ्रेंड, विद्युत मोटर के कुल 4 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, एक होता है आर्मेचर, एक होता है विभक्त वलय, एक होता है ब्रूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। ऑलमोस्टली सबसे पहले आप लोग देखिएगा, चिकन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें काम कीजिए। भोजन में तो दोनों हो सकता है। चिकन देखिए, भोजन ये आप लोग देखिए शाकाहारी, देखिए ये मान लीजिए चिकन है, तो चिकन जो होता है मांसाहारी के अंतर्गत। मान लीजिए चिकन मान लीजिए, देखिए आप लोग मान लीजिए चिकन है ये, तो चिकन जो होता है आप लोग का मांसाहारी के अंतर्गत आता है। ये क्या होगा, मांसाहारी के अंतर्गत आ गया। लेकिन शाकाहारी की बात करते तो ये अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से कहीं बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए डी, तो डी आप लोग का सही हो। तो डी को लिख रहा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है। फिर लिख रहा, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा कौन सा कथन सत्य है। तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा नहीं है, तो पहला तो आप ऐसे ही गलत है, यानी ए असत्य है, परंतु आर क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शब्द यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतना ही अक्षर है जितने के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। सबसे पहले आप लोग को यूनिवर्सल लिखना पड़ेगा। देखिए UNI कीजिए, VERSAL। सबसे पहले स्टेप से आप लोग लिखिए यूनिवर्सल लिखिए। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को पूरा क्रम है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ए से मैं स्टार्ट करता हूँ चेक करने। देखिए LMNOPQRST यहाँ पे खत्म हो गया। ए के बाद ABCDEFGH नहीं हुआ। आर के बाद एस के बाद होता है TUV। तो पहला देख सकते हैं आप लोग का भी आ रहा, WXY नहीं आ रहा। आर के बाद STUVW नहीं। ई के बाद क्या आता है FGHI नहीं। भी के बाद नहीं आएगा। IJKL नहीं। आई नहीं, यू के नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया। हम लोग उल्टा करके देखें, यू से तो कोई नहीं होगा। एन के बाद एन का OPQR, तो यहाँ पे देखिए आर भी एक टच कर रहा है, यानी कि एन के बाद आर भी टच कर, आर के बाद एस भी आ रहा है, यानी 2 हो गया। अब और आप लोग को देखना पड़ेगा, आई के बाद आई के बाद कोई भी के बाद देखते हैं, तो भी के बाद एस के बाद STUV, तो एस के बाद भी आ रहा था। तो टोटल अगर देखिएगा तो देखिए 1 2 3 4, यानी टोटल देखिए तो 4 हो रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए।
देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो 76 नंबर को हटा देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के बीच में ये रहा। तो ये अगर आप लोग रिलेशन देखना पड़ेगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करें, रिलेशन इसके लिए अगर सॉल्व करते हैं तो 39 है ना, तो 39 गुना 3 प्लस 13 कीजिए, ये आप लोग का रिलेशन है। तो 39 को 3 से गुना कीजिए, 117 प्लस 13 कीजिए यानी 130 आ गया। 45 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 45 को भी हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलमोस्टली 3 से गुना करेंगे और ऐड क्या करेंगे, ऐड हम लोग करेंगे 15, इस ये रिलेशन के अकॉर्डिंग चलिए। तो जस्ट लाइक सेम अगर रिलेशन को करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सबसे पहले 35 को आप लोग क्या करने गुना करें, 3 से गुना कीजिए, प्लस क्या करना 10 को ऐड कर दीजिए, तो आप लोग का 125 आप लोग का आंसर आ जाएगा। सॉरी हाँ 125, यानी कि 35 थी कितना 105 115 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक 115 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाओं किस नाम से जानी जाती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं, एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों पर रेखाओं के किस नाम से आते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। तो देखिए वृत्त बोल रहा है, देखिए एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों पर किस रेखा, तो ऑलमोस्टली इस टाइप से जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समांतर रेखा को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा आयत होते हैं। क्या होते हैं, ये आयत होते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए वृत्त की परिधि के अंश को हमेशा चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। देखिए वाले वृत्त है ये, तो इसकी जो परिधि होता है ये वाला, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ऑलमोस्टली जानते भी हैं। देखिए इसका ये जो परिधि होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चाप। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो चाप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आ गया क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। देखिए ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में, सी 40 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता की जाती है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। सबसे पहले क्या करें, ए का कार्य ऑलमोस्टली देख सकते हैं, ए का कार्य की क्षमता 30 दिन था। फिर बी, तो बी का आप लोगों को लिख रहा 50 लिख रहा था। फिर सी का वैल्यू देखिएगा तो आप लोग का लिख रहा है 40 लिख रहा। ए को एक दिन बी द्वारा, फिर अगले दिन सी के द्वारा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल यूनिट अगर निकालिएगा तो यहाँ से 600 आ रहेगा। कितना रहा 600। अब ए की क्षमता निकालेगा तो 20 आएगा, बी का निकालेगा तो 12 आ जाएगा, उसी पर सी का निकालेगा तो यहाँ पे अगर देखें तो 15 आएगा। क्या आएगा 15। अब देखिए ए को पहले बी के साथ, यानी ए प्लस बी करता है। क्लियर है, ए को पहले ए के साथ बी के साथ करा, फिर ए को सी के साथ कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो देखिए ए का पहला क्षमता यानी कि देखें 20 यानी पहला दिन दोनों मिलकर काम किया तो 32 काम हो गया। फिर ए और सी मिलकर करेगा तो कितना होगा, टोटल 35 होगा। कितना फ्रेंड 35 होगा। यानी कि देखिए 2 दिन में अगर दोनों मिलकर कार्य करता है तो 2 दिन में टोटल कार्य कितना बन रहा है, 67। कितना बन रहा है, 67 काम बन रहा है। क्लियर है। अब यानी कि याद रखिए 2 दिन में कुल कितना यूनिट कार्य होगा, 67 हो रहा है। हमें टोटल लाना कितना है, 600 लाना है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग को यहाँ पे एक काम कीजिए, 67 को 600 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए शेषफल कितना बचता है। ऑलमोस्टली हम लोग क्या करेंगे, इसे 8 दिन कार्य करवाएंगे। तो अगर आप लोग 67 जो काम है यानी कि इसको टोटल 8 दिन आगे गुना कीजिए। दोनों साथ हम लोग 8 दिन से गुना किए, यानी 8 से यहाँ गुना किए, 8 से यहाँ गुना किए। तो देखिए 8 से अगर 67 को 8 से गुना किया तो 568 आएगा। क्या आएगा, 568 आएगा। और यहाँ पे टोटल 16 दिन हो गया, यानी कि 16 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 16 दिन में टोटल काम हो रहा 568। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कार्य कुल कितना था 600, यहाँ पे 568 काम हो गया। अगला दिन काम करने के लिए कौन आएगा, तो ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी काम करने के लिए आएगा तो टोटल 32 काम कर देगा। तो 32 अगर काम कर देता है तो टोटल 600 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 1 17। यानी देखिए टोटल कितना बच गया, 600 तो चाहिए, जिसमें अगर अगला ए प्लस बी कार्य करता है तो 32 काम करेगा। तो 32 अगर काम करेगा तो 70, यानी हाँ ये हो जाएगा 600। हाँ तो आप लोग 17 में ही कीजिए, यानी देखिए 17 बच गया था, ये 17 देखिए यहाँ पे तो 17 आप लोग 568 आ रहा ना। तो अगला दिन जाएगा काम करने के लिए कौन जाएगा, ए प्लस बी जाएगा। तो ए प्लस बी का कार्य की क्षमता आप लोग देख सकते हैं टोटल कितना है, 32 है। सॉरी 32 था यार, हम गलती कर रहे हैं। तो 568 प्लस 32 जोड़िए, तो 568 प्लस 32 जोड़िएगा तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा। सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा
यहाँ पे 2 यूनिट, तो 2 दिन में मिलकर ये दोनों का कार्य करने की क्षमता कितना था, 67 था। हम लोग दोनों साथ 8 से गुना किए, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड 8 से गुना किए तो 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ से अगर भागा निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, तो ये आप लोग देखिएगा, यानी 8 से 56 यानी 536 आएगा। क्या आएगा, 536 दिन आएगा। क्लियर है। अब अगला हम लोग कार्य करेंगे तो ए प्लस बी अगला कार्य करता है, तो ऑलमोस्टली 16 दिन था, अगला दिन 17वां जाता है ए प्लस बी, तो इसका कार्य की क्षमता कितना था, देखे होंगे 32 था, तो 32 काम किया। तो यहाँ से अगर काम करते थे 500, तो ये टोटल 568 हो गया। हमें टोटल कार्य कितना चाहिए, 700, तो अगला दिन कौन आएगा, ए प्लस सी जाएगा, यानी 17 दिन तो कार्य हो गया। अगला दिन कौन आएगा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी का कार्य की क्षमता कितना था, तो ऑलमोस्टली मैं बताया था 35 था, तो 35 काम करना, हमें बच कितना रहा, 32। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो जितना कार्य बचता है उसको रेशनल में लिख देंगे, बटा टोटल क्षमता कितना था, 35। तो इसका आंसर अगर देखिएगा तो 17.32/35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उसके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे हमारे सुरेश दिया हुआ है, फिर आप लोग का ये दिनेश दिया है ये, और आप लोग का ये रमेश दिया। रेशियो जो दिया हम लोग सभी को 100 मान लेंगे, तो यानी 300 मान लेंगे, अगला को मानेंगे 600 मान लेंगे, अगला को मानेंगे 800 मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि करता है, पहला में करा 5%, तो पहला पे 5% अगर वृद्धि कीजिए तो ये 300 में अगर 5% वृद्धि कीजिए तो 315 हो जाएगा। फिर 600 में हम लोग 15% को वृद्धि करेंगे तो 690 हो जाएगा। उसी प्रकार 800 में हम लोग 20% को वृद्धि करेंगे तो 960 रुपये हो जाएगा। इसको रेशियो में तोड़िए, यानी 21:46 रेशियो, फिर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रेशियो तो यही बोला ना, तो और ऑप्शन हो जाएगा 21:46 से 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया, तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले फ्रेंड जब भी टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक काम कीजिए, देखिए एक चुनाव होता है तो टोटल 100% वोट होता है। देखिए जीता है कितना परसेंट है, 64% है, तो हारा कितना होगा, 36% है। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो ऑलरेडी दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 28% आएगा। क्या आएगा ये, तो 28% का वैल्यू से ही वो आप लोग का 434 में वो जीत गया। सिंपल में याद रखिएगा, दोनों का अंतर ही, यानी कि देखिए टोटल कितना था, 28%, यानी दोनों का अंतर ही जो वैल्यू होता है वो आप लोग का जीत के लिए बराबर होता है। क्लियर है। हमें टोटल निकालना 100% का, तो हम लोग क्या करेंगे, 434 गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, बट्टा कीजिएगा तो 28 करेंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 1550 आंसर आएगा। तो 1550 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले तोड़ेंगे 20 को। जब भी इनफिनाइट टाइम्स रहेगा तो इसमें हम लोग तोड़ेंगे, तो ये होगा 4 × 5 कीजिएगा। क्लियर है। तो देखिए अगर माइनस का सिंबल रहता है, देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, देखिए माइनस का सिंबल है ना, ये देखिए माइनस का सिंबल है, तो हम लोग दोनों में छोटा वैल्यू को लेंगे, यानी कि माइनस का सिंबल होने के बाद इसका राइट आंसर होगा 4। वही अगर प्लस का सिंबल रहता है, यानी प्लस 20 रहता तो हो जाता 5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो इसका राइट आंसर होगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले वो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लीजिए पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरी संख्या, तो बोला 2 संख्या तीसरी से, तो पहला मान तीसरा मान 100 है, तो पहला जो 10% अधिक है यानी 110 हो गया, और दूसरा मानेंगे तो 125 हो गया। क्लियर है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग निकालिएगा तो ये आप लोग का आएगा, यानी कि देखिए 22 बार में ये आएगा और ये 25 बार में, 22:25, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। कौन सा हर्ट्ज का बराबर होता है। ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले याद रखिएगा टाइम, सॉरी सबसे पहले देखिए हर्ट्ज, तो हर्ट्ज को कौन लोग होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t होता है। तो देखिए टी टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो देखा जाए तो हर्ट्ज है, तो यानी नहीं लिखा तो सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ बात ही करना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड का। तो मीटर प्रति सेकंड आप लोग का चाल और वेग कैसे मात्रा होता है, किसका होता है, चाल और वेग का होता है। वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है
हुआ, ये होता है त्वरण का, किसका होता है, त्वरण का होता है। सेकंड किसका होता है, समय का, और सेकंड इनवर्स किसका होता है, हर्ट्ज का होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई का ऐसा इकाई क्या, ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, ये आप लोग का गुरुत्वाकर्षण का होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक का होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसका फॉर्मूला का, तो देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग निकालिए तो एफ बराबर क्या होता है, जी चल सबसे पहले याद कीजिए ना, यहाँ से निकालिए, जी बराबर होता है, सबसे पहले आप लोग अपने निकालते हैं एफ लिखिएगा। क्लियर है। फिर m1 इंटू m2 कीजिएगा, बाय आर स्क्वायर होता है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है। दोनों का मास है, तो मास को मास से, मास का क्या होता है, देखिए हाँ, तो इसी प्रकार से आप लोग निकालिए। देखिए एफ इज डायरेक्टली क्या होता है, m1 इंटू m2 होता है। उसी प्रकार देखिए एफ इज डायरेक्टली टू 1 बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से निकालिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होगा। यहाँ से आप लोग निकालिएगा जी का फ्रेंड, तो जी बराबर होगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब इसी से आप लोग को निकालना था, यानी कि देखिए जी का वैल्यू में क्या लिखा था, एफ निकाले थे, फिर आर स्क्वायर था, फिर m1 इंटू m2 था। क्लियर है। तो एफ का वैल्यू कितना था, न्यूटन, और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया, और मास का क्या होता है, केजी कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग निकालेगा तो न्यूटन, देखिए यहाँ पे लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो राइट आंसर देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं इसका वैल्यू का, तो फ्रेंड याद रखिए इसका जी का वैल्यू जो था 6.67 इंटू 10 कितना होता है, -11 होता है। क्लियर है। इसका जो वैल्यू निकाला था वह हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ और है क्या, हाँ देखते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो उस पर, हाँ कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे, तो ऑलमोस्टली न्यूटन का पहला गति नियम है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, बी को। चलिए बातें करना चाहते हैं बल का, तो फ्रेंड्स याद रखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बल का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स याद रखिए न्यूटन होता है। क्लियर है। और 1 न्यूटन रहोगे तो 10⁵ डायन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी में संयोजित किसी चालक से धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो धारा प्रवाहित धारा क्या होगा। देखिए इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए कांस्टेंट V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहा है, सॉरी यहाँ करंट की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉरी आर का रिलेशन हम लोग को देखना है अपोजिट के लिए। सॉरी यहाँ पे लिखा है एक बैटरी में संयोजित किसी चालक से धारा आई प्रवाहित होती है और चालक के प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी, यानी कि आप लोग को V और I के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये देखिए 1 बटा क्या है, प्रतिरोध के लिए बोल रहा ना, तो I और R के बीच प्रतिरोध का निकालना, तो ऑलमोस्टली आप लोग को I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R होगा। तो सिंपल में 4 गुना था ना, तो ये R 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/4 गुना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में जो हम लोग तीसरे स्तर, पहला में जो शामिल करते हुए उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग शामिल करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, उसके बाद हम शामिल करते हैं द्वितीय, जो द्वितीय क्या होगा, तीसरा पोषी स्तर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी में कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक ट्रिक याद करिए, वतीमा। देखिए वतीमा को VTIM, इस ट्रिक को आप लोग याद करिए, हमेशा के लिए भूलिएगा नहीं। देखिए पहला की बात करते हैं तो V4 था वैक्यूम, पहला जो जनरेशन था उसमें लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। क्लियर है। सेकेंड में हुआ था ट्रांजिस्टर, सेकेंड में किसका हुआ था, ट्रांजिस्टर के बारे में यूज किए थे। क्लियर है। और थर्ड के बारे में बताए थे तो इंटीग्रेटेड सर्किट था। चौथा में था आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर था। पांचवें आर्टिफिशियल था, यानी कि आर्टिफिशियल, तो यानी जो ULSI हो गया, SLSI हो गया, नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट का विकास, सारी चीज़ हो गया, पांचवा में हुआ। क्लियर है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा था वैक्यूम, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 1 यानी जनरेशन प्रथम पीढ़ी का था, तो प्रथम पीढ़ी ऑप्शन है, बिल्कुल प्रथम पीढ़ी में लग दीजिए। क्लियर है। और याद रखिए अभी 5वां पीढ़ी चल रहा फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया। याद रखिए अभी जो पीढ़ी चल रहा है वह 5वां पीढ़ी चल रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 5वां पीढ़ी में ही देखिए ULSI चल रहा है, ULSI चल रहा, उसके साथ साथ देखिए SLSI चल रहा, उसके साथ साथ आप लोग जो नोटबुक देखते हैं वो भी 5वीं पीढ़ी का है। उसके साथ साथ लैपटॉप जो आप लोग यूज कर रहे होंगे पढ़ने के लिए, तो लैपटॉप भी आप लोग का 5वीं पीढ़ी का है। उसके साथ साथ इंटरनेट से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब 5वीं पीढ़ी का है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसमें से किस भाषा का उपयोग किया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था
कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बाइनरी है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था बाइनरी भाषा 2 डिजिट से मिलकर बनता था। एक होता है 0, एक होता है 1 होता है। 0 को ऑफ बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंप्यूटर में कुल संख्या पद्धति जो होता है इसमें 3-4 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, पहला होता है आप लोग का बाइनरी। तो बाइनरी में कुल जो डिजिट होता है वह केवल 2 होता है और वो भी होता है 0 और 1 होता है। क्लियर है। उसी प्रकार एक होता है ऑक्टल, OCTL। ऑक्टल में कुल संख्या होता है 8, यानी 0 से लेकर आप लोग को 7 तक लेना पड़ता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसका होता है डेसिमल। तो डेसिमल में संख्या जो होता है कुल 10 होता है, यानी 0 से लेकर आप लोग को 9 लिखना पड़ेगा। एक होता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में टोटल होता है 16। इसमें सबसे पहले 0 से लेकर 7 तक गिनती लिखते हैं, 9 तक लिखते हैं, फिर A से लेकर F तक लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। तो 93 फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में एक जोड़ी 11, 11 का स्क्वायर 121 लिख रहा है। 15 1 16, 16 में एक जोड़िएगा तो 15 1 16 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए 441 किसका स्क्वायर होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है 21 का होता है। तो 21 से पहले कौन आता है 20, तो 20 कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। चलिए यदि कुट भाषा में देखिए मार्च को लिख रहा है 51, तो आप लोग ऐड कर दीजिए ना। M का कितना होता है 13, तो 13 कर दें। A का कितना होता है 1, R का वैल्यू होता है 18, S का वैल्यू होता है 19। सारे को जोड़िए तो 51 आ जाएगा। उसी प्रकार मून को कीजिएगा। तो मून में फ्रेंड्स देखिए M फोर क्या होता है, M का होता है 13, O का होता है 15, फिर O का 15 और N का होता है 14। जोड़िए तीनों को तो फ्रेंड जोड़िएगा तो 57 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो 57 को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा यदि किसी वर्ष का 20 जून को तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग समझ, यदि किसी वर्ष का 20 जून को तारीख मंगलवार है तो मंगलवार के ठीक छठे दिन, ये मान लीजिए ट्यूसडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे यानी कि देखिए 1 2 3 4 5, तो छठा दिन आप लोग का ये आ रहा नहीं है। तो 20 जून की तारीख पड़ती है मंगलवार को, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए। तो बोला इसके छठे दिन क्या होता है, ऑलमोस्टली फिर 11 अगस्त को जो दिन होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा कन्फ्यूज कर गए। यदि किसी वर्ष के 20 जून की तारीख को मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, मंगलवार के यानी 20 जून के मंगलवार के बाद ना, तो मान लीजिए ट्यूसडे है। ठीक है, ट्यूसडे है तो यहाँ से हम लोग 5 दिन बाद लिखना, 1 3 2 3 4 5 6, यानी ये आप लोग का 20 जून आ गया। 20 जून आ गया तो देखिए मंगलवार के बाद क्या होगा, मंगलवार था तो ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार नहीं ये गलत है, मंगलवार के बाद आ रहा तो यहाँ पे होगा, ये 20 जून होगा। तो यहाँ से छठवें दिन देखिएगा तो सोमवार आ रहा है। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा है 11 अगस्त को, तो हम लोग क्या करेंगे 20 जून से लेके 11 अगस्त के दिन देखेंगे टोटल कितना दिन है। तो ऑलमोस्टली देखिएगा तो टोटल आएगा 24 दिन। 24 को 7 से डिवाइड करेगा तो 3 दिन शेषफल आएगा। अब 3 दिन शेषफल यानी कि सोमवार में आप लोग को 3 दिन जोड़ना है, तो गुरुवार आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर A को क्लिक कीजिए। अब देखिए ये सब सारे क्वेश्चन ईजी है। करिए किस अंशांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्तियाँ मोटी होती है या एक समान होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए गोथिक अक्षरों की पंक्तियाँ एवं मोटाई एक समान होती है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें अंकों एवं अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई एक समान होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं रोमन का। तो सबसे पहले गोथिक में क्या होता है, अक्षरों की मोटाई क्या होती है, एक समान होती है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन नंबर A रोमन का। तो याद रखिए रोमन अक्षरों में अक्षरों की मोटी एवं पतली लाइन खींचते हैं। इसमें मोटा और पतला होता है, यानी देखिए मोटा भी खींचेंगे और पतला भी खींचेंगे। वही बातें करना चाहते हैं इटैलिक में। ऑलमोस्टली पढ़े होंगे इटैलिक अक्षर जो होते हैं ना वह ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री दाएं से झुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समलम चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स समलम चतुर्भुज देखिए पहला आप लोग का स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड में समांतर चतुर्भुज है, थर्ड क्वार्टाई फोर्थ आप लोग को जो आ रहा है ये आप लोग का समलम चतुर्भुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो उसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये हमेशा ऊपरी दृश्य को शो करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग आंसर देख लीजिए। क्लियर है। ये रहा। अब आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो सेट नंबर 11 को बताऊंगा। इसमें आज थोड़ा सा मैं 2-4 क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था फ्रेंड्स, सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।